हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये फर्स्ट वीडियो है, मतलब जब मैं एक एज अ सीए फाइनलिस्ट ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आफ्टर क्लियरिंग माय सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप। मेरा इस बार ग्रुप 2 भी क्लियर हो चुका है एंड नाउ आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। तो मैंने रिज़ल्ट तो शेयर कर दिया था, एक शॉर्ट मैंने बना करके मैं रिज़ल्ट अपना शेयर कर चुकी थी। एंड हाँ, रिज़ल्ट का रिएक्शन वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं किया एंड रिएक्शन कुछ खास नहीं था। थोड़ा बहुत रोना आ गया अपने रिज़ल्ट को देख करके, जो आखिर मेहनत रंग ले आई। एंड इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं लॉ के लिए तो मैंने वीडियो बनाया था एंड लॉ के लिए मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर करे थे, कहाँ से मैंने स्टडी करी थी, वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। कैसे मैं बता भी चुकी हूँ, जो आप लोगों को कैसे क्या करना है वो भी बता चुकी हूँ। एंड मैंने ये भी वीडियो बना चुकी हूँ जो मतलब हिंदी इंग्लिश कैसे क्या लिखना है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को, वो सब मैं बता चुकी हूँ। इस वीडियो का मेनली पर्पस है ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। देखो, ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगी जो मैं कैसे प्रिपेयर की। एंड मेरे ऑडिट में मार्क्स आप लोग जानना चाहते हो तो मेरे ऑडिट में मार्क्स आए हैं 52। ठीक है, 52 मार्क्स आए हैं। एंड मैंने कैसे क्या प्रिपेयर करा था। एंड ये बहुत सारे लोग ऑडिट में फेल भी हो जाते हैं। तो एंड हिंदी मीडियम से ऑब्वियसली आप लोग को ज़्यादा टेंशन, जो आखिर याद क्या करना है, लिखना कैसे है, इन सब का टेंशन होता है ना। तो इस वजह से मैं ऑडिट पेपर पे ये वीडियो ला रही हूँ। आपको याद कैसे करनी है, कोई अलग से स्टडी मैट लेनी है या मैंने क्या किया वो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरे आए हैं 52 मार्क्स, मैं क्लियरली बता रही हूँ। और ज़्यादा मेरे मार्क्स आए नहीं है एग्जामिशन वगैरह जो मैं उतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, तो जितना मैंने किया उतना मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या की थी, जो मैं ऑडिट के लिए ना मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए एंड मेरे पास टाइम नहीं रहा था एक्चुअली। मैंने कॉस्टिंग का रेगुलर लेक्चर और एफएम का रेगुलर लेक्चर जब मैं ख़त्म करते करते मेरे पास ना मतलब एग्ज़ाम ना मेरे पास 1 मंथ था बस एग्ज़ाम का, तब जा कर के मैं ऑडिट स्टार्ट की। तो ऑडिट के लिए मेरे पास कुछ मैं आइडिया ही नहीं था मैं करूँ क्या। तो फिर जा कर के मैं रिसर्च की, जो मैं कहाँ से एकदम श्योर शॉर्ट एकदम मार्क्स जो मतलब ऐसा पढ़ूँ जो वैल्यूबल हो। ठीक है, ऐसे मैं अभी जो बैठूंगी इन डिटेल हर एक चीज़ करने मेरे से होगा नहीं। पूरा स्टडी मैट चाहूँगी मैं कवर करना, वो भी मेरे से होगा नहीं। मेरे पास बहुत कम टाइम था क्योंकि मैंने कॉस्टिंग और एफएम पे बहुत ज़्यादा टाइम दे चुकी थी मैं। एंड मेरे कॉस्टिंग में जो कि मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं एंड इस वजह से मेरे ऑडिट के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था एंड पे। तो मैं रेफर जो कि मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। ये अंकुश चिरमार सर का बुक है एंड दैट्स अ कॉन्सेप्ट बुक। ये मैं ली थी, ये मैं परचेज की थी एंड मोमेंट पे। आई थिंक इट्स विजिबल, आई डोंट नो, इट्स विजिबल। एंड ये कॉन्सेप्ट बुक एक रियल जेम की तरह, मतलब आप इसको ना जो भी बंदा ना आर पार कर ले, मतलब इतना पतला बुक है। बुक देखो कितना पतला है, इतना पतला बुक है। ठीक है, इतना पतला बुक है और पूरे मार्क्स ऑब्टेनिंग बुक है। मैं इस बुक का लिटरली बता रही हूँ, मैंने आर पार नहीं किया था तब भी जाकर के मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ग्रुप 2 का एंड मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ा एंड मेरे 52 मार्क्स आए। इसमें जो भी कंटेंट है ना वो सारे कंटेंट की वैल्यू है। ऐसा कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो कुछ एक्स्ट्रा, मतलब जो आपको एग्ज़ाम में जिसका वैल्यू नहीं होगा। हर एक कंटेंट का वैल्यू है इस बुक में, जो भी सारे रेलिवेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सारी रेलिवेंट चीज़ें हैं इस बुक में। मैं आप लोगों को ऐसे भी कर देती हूँ। और देखो मैंने इस बुक में करा क्या था, एक सेकंड रुक जाओ, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट। ये देखो मैं कैसे क्या थी, देखो कैसे मैंने रिमेंबर करने के लिए देखो ये अटेम्प्ट्स वगैरह भी मैंने लिखा जो कौन से क्वेश्चन। तो मैंने जब एनालिसिस की ना तो मुझे पता चला जो इन्होंने ऐसे क्वेश्चन, ये जैसे ये तो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक वाला है, ये तो सभी करके जाते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन पे कितने अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो सर ने ऐसे ऐसे चीज़ें उठा करके इस बुक में डाली है जो कि बेसिकली रेलिवेंट टू एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के पर्पज से वो पूरी तरह रेलिवेंट है। एंड उसके चांसेस बहुत ही हाई चांसेस है कि इस बुक से मतलब 80 to 90% सिलेबस इसी बुक से 80 to 90% आपका इतना पतला बुक है, ये कर लो
80 to 90% आपका वो एग्ज़ाम में इसी से आता है, ठीक है। एंड सर के चैनल पे जा कर के इस वीडियो के हर एक कंटेंट को सर ने उतना डिटेल नहीं, बट इट्स रिवीजन वीडियो, बट सर ने लिया है रिवीजन वीडियो, तो उसको बार बार सुनने से एंड ये करने से आपको रिकॉल हो जाएगा। एंड हाँ, आप एक चीज़ और करना, जो आपको ना कहीं पे समझ में नहीं आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम रीड करो, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, मैं भी जब ये फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी थी, मैं फर्स्ट टाइम तो डिसअपॉइंट हो गई थी, जो मैं अचानक ऐसे कुछ नई चीज़ें कैसे कर लूँ। फिर इनके वीडियो रिवीजन वीडियो देखे तो फिर भी मेरे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उतनी, तो फिर जा करके मैं इसको समझने बैठी। मैं ऑडिट के ना क्या करती थी, तो मैं ChatGPT यूज़ करती थी, एंड मैं वहाँ पर ना जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट मैं कर रही हूँ इस बुक का, तो मैं वो कॉन्सेप्ट जा करके स्टडी मैट में भी देखती थी, ICI का मॉड्यूल भी मैंने फॉलो किया है पूरी तरह से। फिर मैं जैसे कोई कॉन्सेप्ट था ना जो मेरे को समझ में नहीं आया, कोई ईजी, मतलब जैसे ये सब ऐसे 200 वगैरह ये सब तो ईजी था, ये सब सारे ये ईजी थे। देखो एकदम कंटेंट मैं दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से कंटेंट करे थे, जितने में टिक लगा है ना उतने कंटेंट मेरे कवर अप थे, उतने कंटेंट मेरे कवर थे। तो जैसे ऐसे 200, 210, SQC1, 220, 230, 260 ये सारे इजी थे। फिर जाकर के जो ये प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह ये सब सारे इजी थे, ठीक है। कुछ ऐसे हार्ड वाले चैप्टर थे ना, जैसे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, इन सब में थोड़ा वो टाइम लगा था मुझे, एंड इन सब के लिए मैं थोड़ा डिटेल गई थी। एंड एक बात जो मैं की थी फॉलो, आई थिंक मैं नोट्स दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास नोट्स अभी वो मतलब गुम गए हैं, लेकिन मैं ढूंढ करके अगर होगा तो मैं शेयर जरूर करूँगी। उसमें मैं क्या करती थी, मैंने इतने नोट्स नहीं बनाए थे ऑडिट के, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं। मैं क्या करती थी ना, ChatGPT का यूज़ करती थी, एंड ChatGPT पे मैं वो कॉन्सेप्ट डालती थी जो मुझे पढ़ना होता था, एंड उसको मैं ChatGPT से समझती थी। फिर ChatGPT में इतना शॉर्ट में डालती थी तो ChatGPT कम कंक्लूजन देता था, उतना कंक्लूड नहीं करता था, अच्छे से समझाता नहीं था। तो फिर मैं इस बुक से जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता था ना, उसको मैं क्या करती थी, फिर उसको मैं मॉड्यूल में देखती थी उस कॉन्सेप्ट को, फिर मॉड्यूल से मैं उसका फोटो लेकर के ChatGPT पे सेंड करती थी, एंड फिर उसका मैं डिटेल वर्जन लेती थी। तो फिर हिंदी में मैं हर एक चीज़ का मैं उसको बताती थी ChatGPT को, जो मुझे हिंदी में समझाओ, पूरे एकदम लेमैन हिंदी में समझाओ, बहुत ही नॉर्मल हिंदी में समझाता था वो, एंड आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर आप क्या करो, तो आप अगर आपके पास टाइम है ना, तो मैं बोलूँगी आप ChatGPT से जब समझ लेते हो ना, समझने के बाद अपना सेल्फ नोट्स बनाओ अगर हो पाता है तो। अगर नहीं होता है तो पहले समझो कॉन्सेप्ट को समझ लिए, सारे लॉजिक पता है क्या है नहीं है, आप लिख सकते हो इतना पता है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर आप याद करने, ठीक है, आप याद करने। अब जैसे आप यहाँ पे अब बोलोगे जो हम तो हिंदी मीडियम से हैं इसको क्यों ही याद करें, ऐसा वो लोग बोलोगे, बट मैं बोलूँगी आपको जो आप याद करो। कैसे याद करो वो मैं बताती हूँ। जैसे डेफिनीशन तो भाई हर किसी को इंग्लिश हिंदी दोनों में ही याद होंगे, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगी। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैं बताती हूँ। जैसे पॉइंट वाले क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको ऑडिट में ना पॉइंट में क्वेश्चन मतलब आए या ना, क्वेश्चंस जितने भी होंगे ना उनके पॉइंट में आंसर करना मेनली एक अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, ये है बस, और कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए पॉइंट वाले क्वेश्चन ले रही हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में यहाँ पे इन्होंने देखो पॉइंट में ही आंसर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन का इन्होंने पॉइंट में ही आंसर दिया है। स्कोप ऑफ ऑडिट वगैरह, कौन सा स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता, ये सारी चीज़ें। तो आप देखो ये सारे पॉइंट है ना, तो आप देखो अब यहाँ से आप इनके जो रेड मार्क्ड वर्ड है ना उनको बस फोकस करना। पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का ये समझ लिया, हिंदी में तो समझ में आ गया। अब देखो अब आपको कैसे लिखने हैं। जैसे अब एग्जाम में आया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप पहले लिख दोगे ऐसे 200, तो आप ऐसे लिखो, ऐसे 200 के अनुसार। अगर 200 ऐसे याद है तो लिखो, और नहीं याद है तो मत लिखो। मैंने ऐसे आई थिंक मुझे ऐसे एग्जाम में बस 1 या 2 ऐसे याद आए थे, बाकी मेरे को ऐसे ही नहीं याद थे। मैंने ऐसे ही आंसर किया था, बस मुझे आंसर याद था, मैंने आंसर लिखा था और उसका मार्क्स मिला मुझे। एंड देखो अब जैसे यहाँ पे है ना, देखो 3 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। जो पहला तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड टू एनेबल हिम टू एक्सप्रेस ओपिनियन इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये पूरा लाइन एक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एसेस, एंड तीसरा उतना रेलिवेंट नहीं है, इन्होंने दे रखा है जो ऑल्सो इनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उतना पॉइंट
दो है इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है, एक रीजनेबल एश्योरेंस वाला, एक रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो आप इसमें कैसे लिखो, आप देखो मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। आप लिखोगे जो ऐसे 200 के अनुसार, पहले तो ये लिख देना जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और मतलब हेडिंग है ये बेसिकली जो, और कंडक्ट किया जाता है ऐसे इसके अकॉर्डिंग, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे नीचे करके निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप बोलोगे जो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे जो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, मतलब देखो वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन वित्तीय विवरण बोलना, जो वित्तीय विवरण मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मुक्त है, इसके लिए एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना एक उद्देश्य होता है ऑडिट का। ऐसे करके आप हिंदी में बना करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट पर प्रस्तुत करना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव है। या फिर ये एंड वाला लाइन नहीं लगाओगे, यह भी एक उद्देश्य ही है, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बस मेन पॉइंट आपको लिखना है। तो ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही फिर स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या सब आता है नहीं आता, तो आपको ना मेन जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस मैंने बताया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मुक्त मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और फिर मैंने क्या बोला ओपिनियन एक्सप्रेस जगह, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार है, इस पर अपना ओपिनियन प्रस्तुत करना। ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे ना तो लिखना इजी है, हर एक चीज़ को समझो। जैसे स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब इस ऑडिट जो बंदा करता है ना उसके स्कोप में क्या क्या आएगा, वो कौन कौन से एरियाज में वर्क करेगा, और स्कोप ऑफ ऑडिट के बाहर क्या सब है ना, जैसे उस टॉपिक को बोलते हैं ऐसे लिखा होता है स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट्स नॉट इंक्लूड है ना, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। तो आप इसके अंदर क्या क्या ऑडिटर के बाहर की चीज़ें हैं जो ऑडिटर नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश, इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर। देखो इन्होंने इनहेरेंट वर्ड का, देखो इनका बुक इसलिए मैं रेफर करती हूँ, इन्होंने देखो इनहेरेंट वर्ड उतना समझ में नहीं आएगा, बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आया था। हिंदी में भी मैं पढ़ा था, अंतर्निहित वर्ड था, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्निहित सीमाएं, तो अब ये उतना समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने वर्ड लिखा परमानेंट, अब इसका मतलब समझ हमें आ गया, जो ऑडिट के अंदर ये एक ऐसा उसकी सीमा है ना, ऐसी लिमिटेशन जो ये रहेंगी ही रहेंगी, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी लिमिटेशंस हैं, आपको इस लिमिटेशन के बावजूद आपको सारे काम करने, ये आपका हो जाता है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जब चीज़ें समझ में आती है ना तो सारी चीज़ें हो जाती है। और रही बात इनके बुक की, तो आप पर रेफ़र करो, इसलिए रेफ़र करो क्योंकि इन्होंने श्योर शॉर्ट सारी चीज़ें दी हैं, और आप इनके बुक्स इसलिए रेफ़र करो क्योंकि देखो आप इसमें कीवर्ड्स इन्होंने रेड मार्क कर रखे हैं, तो आपको ईजी होगा अपना रिमेंबरिंग पावर में। अब आप बोलोगे ये इंग्लिश में, खुद की हिंदी में, खुद के सेंटेंस हिंदी में बनाओ, इनके कीवर्ड्स ले लो। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग एनीबडी बाय इंश्योरिंग दैट, एक क्वेश्चन होता है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको क्या क्या इंश्योर करना है। तो आप इसमें जैसे इसमें पॉइंट होते हैं, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप इसमें क्या बोलोगे, जो एंट्रीज जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज हैं वो सारे सपोर्टेड होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के द्वारा। दूसरा, अकाउंट्स आर इन लाइन विथ एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट के एंट्रीज के अनुसार सारे अकाउंट बनाए गए हैं। तीसरा इंश्योर करना है आपको नो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओमिटेड। आप बोलोगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्रीज छूटी नहीं है। चौथा पॉइंट है जो इन्फॉर्मेशन इज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस। फाइनेंशियल वित्तीय विवरण में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारियां हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, जो भी जानकारियां हैं वो सारे क्लियर और अनएम्बिगियस हैं। चौथा पॉइंट है, चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एज पर एएस। तो आप इसमें बोल दोगे फाइनेंशियल मतलब वित्तीय विवरण में जो भी राशियां दी गई हैं वो सारे प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है एज पर ऐसे, मतलब एएस के अनुसार सारे प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हैं। उसके बाद लाइन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आप बोल दोगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो एक सही एवं मतलब एक सही प्रस्तुति देता है किसकी, तो वो रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट और लॉस की, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। आप इस तरह से कर सकते हो। आप चीज़ों को खुद इजी बनाओगे तो चीज़ें इजी होंगी। अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते रहोगे, जो ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कोई हिंदी मीडियम से कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, क्या करें ना करें, अगर आप ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, रियली कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप
चीज़ों को सिंप्लीफाई करो। भाई ये चीज़ें मुझे करनी है ना, खुद के लिए करनी है तो फिर करो ना, करो चुपचाप। आप यहाँ पे कीवर्ड सारे रिमेंबर करो, अपना लाइन बनाओ, डेली रिकॉल करो जितनी चीज़ें मैंने 5 टॉपिक आज कवर किया। नेक्स्ट डे फिर पहले ये फटाफट अब देखो एक दिन पूरा मैंने याद कर लिया तो नेक्स्ट डे ना अब मेरे को टाइम नहीं लगा, 10 से 15 मिनट लगेगा उस 5 टॉपिक को अगेन से रिकॉल करने में। लेकिन बिना देख के रिकॉल करो, अपने मन में बड़बड़ाते रहो क्योंकि आपने हिंदी में करा है ना भाई। अब जो ये सारी चीज़ें मैंने जो लाइन्स मैंने बोले, फर्स्ट डे टाइम लगेगा ट्रांसलेट करने में, फर्स्ट डे टाइम लगेगा आपको समझने में चीज़ों को, सेकेंड उस चीज़ों को आप हिंदी में फटाफट आप देखोगे, बोले हाँ इसमें ये पॉइंट है। अब ये रेड मार्क वाले पॉइंट्स देखोगे ना तो आपको फटाफट हाँ ये होना चाहिए बुक्स, मतलब कोई भी एंट्रीज छुट्टी नहीं होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ना उसमें जो भी एंट्रीज है ना वो किसके सपोर्ट में होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के सपोर्ट में होना चाहिए। अकाउंट्स जो है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट है ना वो सारे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए एएस के अनुसार। उसके बाद हमारे पास फटाफट बोल दोगे। फिर उसके बाद आपका क्या था, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और रिजल्ट्स जो है वो आपके ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है। एंड उसके बाद फिर ऐसे ही था, और क्या था एक तो पॉइंट जो प्रॉपरली ये क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है सारी इन्फॉर्मेशन। आप रिकॉल कर लोगे, एक बार समझने की देरी होती है। आपकी जो ये ब्रेन है आप इसको हिंदी में समझा रहे हो, आप अपने लैंग्वेज में समझा रहे हो, एक स्टोरी की तरह बोल रहे हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिलीव करो, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाओ, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, चीज़ें लिटरली सिंप्लीफाई हो जाती हैं। एंड जहाँ पे लोग 40 के मार्क्स के लिए मरते रहते हैं जिस ऑडिट में, उस ऑडिट में आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो, बिल्कुल आते हैं अच्छे मार्क्स। एंड इसी के साथ मैं हाँ एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे तो इसमें मैं बोल दी मैंने क्या क्या बताया। ये बुक अच्छे हैं, इसमें कीवर्ड्स हैं, उसके थ्रू आप अपना हिंदी में छोटे छोटे सेंटेंस बना करके अपना आंसर खत्म कर सकते हो। ज़्यादा देखो ऑडिट में कभी भी इतना लिखने से बेटर ना इतना ज़्यादा मत लिखो। आंसर में कभी भी इतना ज़्यादा लिखोगे ना तो आपका कोई आंसर कोई पढ़ने वाला बैठा नहीं है। श्योर शॉर्ट लिखो, एकदम सटीक लिखो, भाई ये है आंसर, ये है, खत्म कहानी। अब इसलिए मैं इस बुक को रेफर करती हूँ। इस बुक में श्योर शॉर्ट आंसर दिया, उतने को ही आप हिंदी में समझने की कोशिश करो, उतना ही लिख करके आ जाओ चुपचाप। पॉइंट्स में आंसर हमेशा लिखो, पॉइंट्स में आंसर लिखने से नंबर्स मिलते हैं और सही पॉइंट्स होने चाहिए तभी नंबर मिलते हैं। एंड इसके अलावा मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट ये बुक, सेकेंड पॉइंट हमें बुक का एक बार फिर से बता देती हूँ। सीए अंकुश चिरीमार एंड इनका कॉन्सेप्ट बुक है। ये बहुत ही कम प्राइस पे था, मैं परचेज किस मतलब कम प्राइस पे ही होता है क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं करती ज़्यादा महंगा बुक्स। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, इस पर लिखा नहीं है प्राइस बेसिकली। आई थिंक बहुत ही कम प्राइस पे था, मैं भूल चुकी हूँ प्राइस, ले लेना, बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाता है। सी अंकुश चिरीमार एंड सी एंटर ऑडिट कॉन्सेप्ट बुक, ठीक है, तो आप ये बुक ले सकते हो। सेकेंड मैंने क्या बोला, चैट जीपीटी का यूज़ करो, उस पर सारी चीज़ें हिंदी में आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देते हैं, आप समझ सकते हो। एंड उसके बाद तीसरा चीज़ मैंने क्या बोला, जो हाँ तीसरा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तीसरा चीज़ मैं वो तो एक खुद से ट्रांसलेट करने वाली बात है इस बुक के थ्रू। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, जो इस बुक के बीच में मिलेगा। देखो इस बुक के बीच में बहुत सारे इसमें से गिर चुके हैं नोट्स, तो इस बुक में से निकल गए हैं, वो सारे मैं तो शेयर नहीं कर सकती, जो मेरे पास अवेलेबल है वो शेयर कर देती हूँ। छुट्टियाँ में मेरी बुक्स इधर से उधर हो चुके हैं, दिवाली की सफाई में मेरी बुक्स इधर से उधर हो चुके हैं, तो मेरे को कहीं पे क्या नोट्स हैं मेरे को मिल नहीं रहा है, इस वजह से जो है मैं वो शेयर कर रही। देखो 1 पेज में मैंने समराइज़ किया था, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। 1 पेज में मैंने समराइज़ की थी ऐसे 300 को। सोचो कितनी मेहनत करती हूँ मैं पूरा चैप्टर 2 जो ऐसे 300 है उसको 1 पेज में मैं समराइज़ की थी। जो मैं लॉ में ट्रिक बताई थी ना वो ट्रिक भी आप ऑडिट में फॉलो कर सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं था बट मैंने बहुत सारे एसेस के लिए ये करा था। एंड मेरे पास नोट्स नहीं है यार अवेलेबल, इस बुक से गिर गए सारे नोट्स। मैं इस बुक में हर एक ऐसे के साथ वो लगाई हुई थी, ऐसे नोट्स लगाए हुए थे। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पूरे फर्स्ट इसमें देखो ऐसे 300 चैप्टर 2 में 3 टॉपिक होते हैं, ऑडिट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम, ये होता है ना। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी देखो आपको विजिबल होना चाहिए, आई थिंक ऑडिट स्ट्रैटेजी उसका टॉपिक खत्म हुआ, फिर प्लानिंग वो खत्म हुआ, फिर इधर इस पेज में प्लानिंग ही चल रही है यहाँ तक, फिर प्रोग्राम,
तो प्लानिंग बेसिकली बड़ा था, इधर भी आया और इधर भी आया एंड उसके बाद ये प्रोग्राम। आप ये मत सोचना जो मैं इसमें कुछ छोड़ी हूँ, आप देखो ठीक से, एक सेकंड दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो। ये देखो ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ये एसटीडी बेसिकली क्या है, क्या करता है ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन फिक्स करता है। उसके बाद स्टैब्लिशिंग फैक्टर, मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी के स्टैब्लिशिंग फैक्टर क्या क्या है, उसमें उनके सारे पॉइंट्स एरो दे करके देखो, देख लो सारे। और उसके बाद फिर बेनिफिट्स क्या है, इधर देखो बेनिफिट्स लिखा हुआ है, इधर बेनिफिट्स होंगे लिखे हुए, और फिर उतने देखते रहो आप, मैं कुछ भी नहीं छोड़ी हूँ इसके अंदर के। देखो आप देखो एस्टेब्लिशिंग फैक्टर्स के अंदर की चीज़ें भी लिखी हुई है सारे, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में मैंने लिख दिए, सारे की पॉइंट्स लिख दिया। उसके बाद इन की पॉइंट्स को देखते ही ना आपको पूरी स्टोरी, हाँ ऑडिट स्ट्रैटेजी के एस्टेब्लिशिंग फैक्टर ये है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स ये हैं, बस। और सी और शॉर्ट पॉइंट में ही आंसर करना एग्जाम में। ऑडिट के लिए ना एक बहुत ही बड़ा ये फॉर्मूला है, जितनी रेलिवेंट है ना चीज़ें उतनी ही लिखो, ज़्यादा बक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जितनी ज़रूरी की चीज़ें हैं उतनी लिखो, नंबर मिल जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। एंड कॉन्सेप्ट को समझो, चैट जीपीटी पे समझने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करो, उधर भेजो फ़ोटो ले करके एंड उसको बोलो सिंपल हिंदी में समझा दो मुझे, तो वो सब समझा देता है। एंड इस बुक को लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इस बुक को लेने का बस एक ही पर्पस है कि ये चीज़ों को सॉर्ट करेगा, ये बुक चीज़ों को बहुत ही सॉर्ट कर देता है। अब जहाँ पे चीज़ें इतनी बिखरी हुई है ना, इतना लगेगा ऐसा पहाड़ सा है, हम कैसे करेंगे, बट इसको देख के लगता है सब सिंपल है। दैट्स अ बुक। इस बुक का बस एक ही खास बात है, जो ये देखने से आपको लगेगा सब सॉर्ट है, इतनी तो करनी है, इतनी ही कॉन्सेप्ट तो समझनी है। और एक चीज़ और मैं एंड में भूल गई भाई, अभी याद आ गया, बता रही हूँ एक चीज़ और। ऑडिट के लिए ना मैं एकदम गहरी बात बता रही हूँ, कभी भी ना इतना कवर मत करना। देखो मैंने कितने करे थे, देख लो आप लोगों के सामने है। मैंने इधर देखो इनके बुक में ना एसेज के अकॉर्डिंग है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, और इधर साइड में ना ये देखो ICA स्टडी मैट सीरियल नंबर दे रखा है ना, चैप्टर नंबर दे रखा है ना, ICA स्टडी मैट चैप्टर नंबर। अब देखो इधर इसमें तुम लोग चैप्टर नंबर का देखो कि कौन से टिक लगा है। चैप्टर 1 मैंने करे, चैप्टर 11 में टिक लगा है, चैप्टर 6 में टिक लगा है, चैप्टर 7 में टिक लगा है, चैप्टर 8 में टिक लगा है, 2 में टिक लगा है। एंड देखो 3 मैंने छोड़े थे, फिर 4 मैंने छोड़े थे, और बीच में चैप्टर 7 हो गया था पूरा मेरा। फिर देखो नीचे चैप्टर 7 मैंने पूरे किए थे, चैप्टर 8 भी मैं की थी, फिर चैप्टर 4 भी मैंने छोड़ा था। चैप्टर 3 चैप्टर 4 ये सारे चैप्टर मेरे को हार्ड लगते थे, मैं छोड़ दी थी। चैप्टर 8 मैंने फिर कर रखा है, फिर चैप्टर 8 का रखा है, फिर नहीं चैप्टर 9 एंड 5 मैंने किया है, इधर टिक नहीं लगा है, वो बेसिकली मैंने शुभम केसवानी सर के वीडियो से करा था। चैप्टर 9 एंड 5 जो है वो मैं शुभम केसवानी सर के वीडियो से की थी, एंड उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई करा था, ठीक है, चीज़ों को। और चैप्टर ये जो है ना, चैप्टर एक थी, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये चैप्टर 9 जो है ना, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उन्होंने मक्खन की तरह समझाया है। कौन? शुभम केसवानी सर, उनका देख लेना एक बार वीडियो, उनका पूरा एकदम रेगुलर जैसा अवेलेबल है चैप्टर 9 के लिए, बहुत सारी वीडियोस है, प्लेलिस्ट ही है बेसिकली एक चैप्टर 9 के लिए, तो वो देख लेना। चैप्टर 8 सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, चैप्टर 5 हो गया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी बात मैंने भी की। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्लेलिस्ट है शुभम केसवानी सर का, वो देख लेना। एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ का भी ना शुभम केसवानी सर का रेफर कर सकते हो, बट वो उतना इन डिटेल नहीं मिलेगा, तो वो श्योर आउट मिलेंगे, तो उसको आपको समझने के लिए आप यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। That's it for today guys, तो चलो इसी के साथ बाय, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो था एज अ CA फाइनलिस्ट, एंड मैं अभी तक तो गाँव में ही थी, गांव से बाहर मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ, एंड अब मैं डायरेक्ट शिफ्ट हो रही हूँ दिल्ली। एंड वहाँ पे मैं पहले तो ITOC कोर्स करूँगी, एंड देयर आफ्टर आर्टिकलशिप सारे, अगर पॉसिबल होंगे ना तो मैं ब्लॉग्स भी डालूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने ब्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं डाला, जस्ट क्योंकि स्टडी कर रहा थी, तो स्टडी का ब्लॉग्स बनाना मेरे लिए उतना वो रेलिवेंट नहीं दिखता, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में स्टडी करती हूँ, मेरे को खुद पहाड़ जैसा लगता है। मैं सोचती हूँ एकदम फोकस्ड वे में स्टडी करना, मैं कुछ भी डिस्ट्रैक्शन के साथ स्टडी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं स्टडी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से मैंने कभी भी स्टडी वगैरह का ब्लॉग्स वगैरह शूट नहीं की। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ITOC कोर्स वगैरह करूँगी, तो उस सब का वीडियो मैं बिल्कुल जितना हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं अभी उतना, मैं फर्स्ट टाइम एक भाई मतलब गाँव में रहने वाली, गाँव से बाहर कभी नहीं निकलने वाली लड़की, अचानक
एक बड़े शहर में जाएगी, थोड़ा तो मुझे कैमरा फियर, थोड़ा शूटिंग में प्रॉब्लम, थोड़ी तो मेरे अंदर डर झिझक होगी ही। एंड खुद मेरे लिए वो सब फर्स्ट टाइम की एक्सपीरियंस होगी। गांव में रहती हूँ मैं, लाइक वो सब मेरे पास कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करूँगी। एंड सबसे बड़ी बात, मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, तो मैं बताऊँगी जो मुझे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। आईटीटी कोर्स करूँगी, ओसी कोर्स करूँगी, मेरा दिल्ली में रजिस्टर हो चुका है आईटीटी के लिए, ओसी के लिए अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, तो वो सब शेयर करूँगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।